इंडिपेंडेंस स्टेट के अंडर सभी इंडिपेंडेंस स्टेट जो आप लोगों की बनती थी वो सारी करवा दी थी, जिसमें हमने कर्नाटका, अवध, मैसूर और लास्ट हमारी थी पंजाब। तो पंजाब के बारे में आप लोगों को मैंने बताया था कि जैसे ही आप लोगों के गुरु गोविंद सिंह की जब मृत्यु होती है 1708 में, नांदेड़ जो आप लोगों का महाराष्ट्र में है, तो इनकी मृत्यु के बाद जो आप लोगों का सिख धर्म था, इसके बारे में जो आप लोगों के गुरु गोविंद सिंह थे, इन्होंने सीधी सी बात कही थी कि आज से आपके धर्म में कोई भी नया गुरु नहीं आएगा। आज से आप लोग किसे मानेंगे अपना गुरु? आदि ग्रंथ को, जो आपका खालसा पंथ होता है। ठीक है। तो उसके बाद आप लोगों से कहा कि जो खालसा पंथ है इसको आज से लीड करेंगे या इनके आर्मी चीफ होंगे आप लोगों के बंदा सिंह बहादुर। और खालसा पंथ के सेना नायक के रूप में उभरे आप लोगों के बंदा सिंह बहादुर। बंदा सिंह बहादुर जो थे वो आप लोगों के सर्वेंट थे गुरु गोविंद सिंह जी के। और बंदा सिंह बहादुर का नाम रियल क्या बताया था मैंने आप लोगों को? लक्ष्मण देव। ठीक है। बंदा सिंह बहादुर अपने आप को सच्चा पातशाह या आप लोगों का शासक, पातशाह जो होता है वो शासक कहलाता है। पूछा गया है क्वेश्चन कि सिख धर्म में पातशाह शब्द की क्या उपाधि थी, तो ये आप लोगों का कहलाता है शासक। ठीक है, सच्चा पातशाह या सच्चा शासक। ओके। तो एक मुगल शासक थे जिनका नाम था बहादुर शाह फर्स्ट। ये भी, इनकी मृत्यु हुई थी जब ये बंदा सिंह बहादुर के अगेंस्ट मिशन करने के लिए गए थे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आप लोगों ने। कब हुई थी इनकी मृत्यु, तो ये इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए नहीं है। बट आप लोगों ने ये याद रखना है कि 1716 में जब आप लोगों के फर्रुखशियर आएंगे मुगल बादशाह के रूप में उभर कर, तब आप लोगों के जो बंदा सिंह बहादुर है इनकी मृत्यु हो जाती है या इनको मार दिया जाता है या इनकी हत्या कर दी जाती है। ठीक है। तो कौन सा मुगल बादशाह था? उसका नाम था फर्रुखशियर। ठीक है। फर्रुखशियर को बाद में 1720 में मारेंगे सैयद ब्रदर। और सैयद ब्रदर के बारे में हमने कल पढ़ा था, तो बार बार वही चीज रिपीट नहीं करेंगे। इसके बाद हमने बात की है आप लोगों की इनकी मृत्यु के बाद जो आप लोगों का खालसा पंथ है, जो आप लोगों का सिख धर्म है या खालसा पंथ जिसे आप लोग जानते हैं, जिनके अगेंस्ट मुगलों के लिए सेना पैदा हुई थी या खड़ी की गई थी, वो आप लोगों के 12 मिसल में बंट जाएगा। ठीक है। 12 मिसल होंगी आप लोगों की, और 12 मिसल आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। इसमें आप लोगों की जो आहलू वाली मिसल है वो जस्सा सिंह की है, इसमें कुछ नहीं आएगा। आपको जो पूछी जाएगी वो एक ही मिसल है, जो है सुकर चकिया मिसल। ठीक है, सुकर चकिया मिसल। तो सुकर चकिया मिसल जो आप लोगों की है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है? पहले तो इसके संस्थापक का नाम याद रखना आप लोगों ने, या इनके जो भी फाउंडर थे उनका नाम था चरत सिंह। CHARAT, चरत सिंह। ये छोटे छोटे क्वेश्चन ध्यान में रखने हैं आप लोगों ने। ये जो आप लोगों के जो है सुकर चकिया मिसल जो आप लोगों की क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो आप लोगों के महाराणा रणजीत सिंह थे वो इसी मिसल से संबंध रखते थे। महाराजा रणजीत सिंह, नाम सुना होगा आप लोगों ने, इंपॉर्टेंट पर्सन है। 1792 से लेकर आप लोगों के 1839 तक इनका टाइम पीरियड याद रख लीजिए, पूछा जा सकता है। इसके अलावा आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसका कि जो आप लोगों के महाराजा रणजीत सिंह थे ये किस मिसल से संबंध रखते थे? ये सुकर चकिया मिसल से संबंध रखते थे। ठीक है। बाकी एक और आप लोगों ने याद रखनी है, शहीदी मिसल है आप लोगों की एक। शहीदी मिसल के संस्थापक थे आपके बाबा दीप सिंह। तो बाबा दीप सिंह के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, अगर कभी आप लोग गुरुद्वारा वगैरह में जाते हैं तो वहां पे इनके बारे में लिखा होता है बाबा दीप सिंह के बारे में। ठीक है। इनके अलावा आप लोगों के जितने भी हैं वो कुछ खास नहीं है, इम्पोर्टेंट नहीं है। मतलब कि वैसे तो अपने हिस्ट्री के हिसाब से वो सिख धर्म की हिस्ट्री के हिसाब से इम्पोर्टेंट है, बट आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर आप लोग पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम दोगे तो आप लोगों को ये 12 मिसल के बारे में पता होना चाहिए डिटेल में। बट आप लोग हिमाचल प्रदेश एग्जाम में जा रहे हैं तो आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं होते। ठीक है। तो यहाँ से बात करते हैं आप लोगों की, यहाँ से सीधी सीधी। तो आप लोगों को कहा गया है सुकर चकिया मिसल है जो आप लोगों का, ये आप लोगों का किससे संबंध रखता है? तो ये संबंध रखता है आप लोगों के चरत सिंह थे, और चरत सिंह जब आप लोगों के फाउंडर थे, और जो आप लोगों के महाराजा रणजीत सिंह थे ये आप लोगों के सुकर चकिया मिसल से संबंध रखते थे। अब महाराजा रणजीत सिंह थे जो आप लोगों के, वो क्यों फेमस थे? सिंपल सी बात याद रखना, अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाए, फर्स्ट इंडिपेंडेंट रूलर ऑफ पंजाब।
तो पंजाब के पहले आप लोगों के स्वतंत्र शासक थे आप लोगों के महाराजा रणजीत सिंह। ओके, किसके कॉन्टेम्पररी थे, किसके समकालीन थे? तो याद रखना आप लोगों ने, अफगानिस्तान का एक रूलर हुआ करता था जिसका नाम था जमान शाह, इसके कॉन्टेम्पररी थे। तो ये ध्यान रखना। ओके, तो आपसे पूछा जा सकता है कि जो महाराजा रणजीत सिंह है इनको राजा की उपाधि किसने दी थी? तो यही पर्सन था आप लोगों का जमान शाह। इसी पर्सन के द्वारा महाराजा रणजीत सिंह को राजा या महाराजा की उपाधि प्रोवाइड करवाई गई थी। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि कैपिटल क्या थी महाराजा रणजीत सिंह की? तो राजधानी इनकी क्या थी? लाहौर। लाहौर। ठीक है, और जो आप लोगों के जमान शाह थे ये काफी इससे आप लोगों के काफी प्रभावित थे महाराजा रणजीत सिंह से, जिस कारण इन्होंने इन्हीं को लाहौर का शासक बना दिया था। और लाहौर का शासक बनने के बाद इन्होंने लाहौर को ही अपनी क्या रखा? अपनी राजधानी बनाए रखा। तो ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। इसके अलावा क्या पूछा जा सकता है यहाँ से? पूछा, एक तो कैपिटल होगी, उसके बाद शासक भी यहीं के, रूलर भी यहीं के। फिर आप लोगों को यहाँ पे कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन आता है कि जो आप लोगों के महाराजा रणजीत सिंह थे इनकी रिलीजियस कैपिटल क्या थी? तो रिलीजियस कैपिटल तो एक ही होगी सबकी। तो रिलीजियस कैपिटल आप लोगों की अमृतसर, गोल्डन टेम्पल है वहां पे आप लोगों का, इसलिए इसको रिलीजियस कैपिटल माना जाता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट, सीधा आप लोगों ने 1809 में आना है। 1809 में एक होगी ट्रीटी ऑफ अमृतसर, अमृतसर की संधि। तो अमृतसर की जो संधि होगी आप लोगों की वो किस किस के बीच में होती है? तो ट्रीटी ऑफ अमृतसर के बारे में आप लोग जानते हैं। एक तरफ होंगे आप लोगों के फेवरेट रणजीत सिंह जी, महाराजा रणजीत सिंह जी, और दूसरी तरफ आप लोगों के ब्रिटिशर्स होंगे। और ये आप लोगों के कौन होंगे यहाँ पे? लॉर्ड मिंटो फर्स्ट। यहाँ से क्वेश्चन निकल के आता है हमेशा कि आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि लॉर्ड जो आप लोगों की ट्रीटी ऑफ अमृतसर थी ये किन किन के बीच में हुई थी? ये हुई थी आप लोगों की महाराजा रणजीत सिंह और लॉर्ड मिंटो फर्स्ट के बीच में। बट आप लोगों ने ये याद रखना है कि जो ट्रीटी ऑफ अमृत सिंह सर थी उसमें साइन किसने किए थे? ये जो पर्सन था आप लोगों का लॉर्ड मिंटो फर्स्ट, ये उस समय प्रेजेंट नहीं था वहां पे। इनकी जगह किए थे लॉर्ड चार्ल्स मेटकॉफ ने। चार्ल्स मेटकॉफ का नाम याद रखना, इनके द्वारा क्या किए गए थे? साइन किए गए थे। ठीक है, और सेकंड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन है आप लोगों के? तो वो भी आप लोगों के यही पर्सन है। ठीक है, सेकंड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इज योर चार्ल्स मेटकॉफ। तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के महाराजा रणजीत सिंह के लिए? तो मैंने आप लोगों को बताया था कि नादिर शाह ने जब आक्रमण किया था दिल्ली दरबार के ऊपर तो उसने वहां से मयूर सिंहासन गोल्डन थ्रोन उठाया था। और गोल्डन थ्रोन के ऊपर ही क्या लगा था आप लोगों का? कोहिनूर का हीरा। अब कोहिनूर का हीरा किसे प्राप्त होगा? फिर से भारत में एंटर करेगा आप लोगों का कोहिनूर का हीरा 1809 में। 1809 में जो आप लोगों के महाराजा रणजीत सिंह होंगे, गोट कोहिनूर डायमंड फ्रॉम शाह शुजा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है इनकी लाइफ की। शाह शुजा, शाह शुजा के द्वारा इनको जो आप लोगों का जो आप लोगों का कोहिनूर का हीरा है वो उनको प्राप्त हुआ था। अब आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा, कोई पूछ ले आपसे कि कभी लाइफ में आप लोगों को क्वेश्चन पूछ ही लिया जाए इसके ऊपर कि बताइए आप लोगों का जो डायमंड है वो कहाँ से आया? भारत में जब इसको लेके चले गए थे आपके नादिर शाह, तो आपने शाह शुजा के बारे में याद रखना है। शाह शुजा के ऊपर आप लोगों को फिर वो क्वेश्चन पुट कर देगा कि भाई शाह शुजा कौन था? शाह शुजा के बारे में आप लोग जानते हैं कि ये ग्रैंड सन था किसका? अहमद शाह अब्दाली का। तो अहमद शाह अब्दाली कौन था? अहमद शाह अब्दाली वो पर्सन था जिसने पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी थी। किसके साथ? अगेंस्ट मराठा। और मराठाओं को इसने क्या किया था? डिस्ट्रॉय कर दिया था, हरा दिया था। फिर आपसे पूछा जाएगा कि नादिर शाह का अहमद शाह अब्दाली से क्या संबंध है? क्योंकि ये उसका आर्मी चीफ था और अफगान पर्सन था ये आप लोगों का। ठीक है, बस इतनी सी बात याद रखनी है, इंपॉर्टेंट ये है। इसके बाद आप लोगों ने एक और बात याद रखनी है, जो महाराजा रणजीत सिंह थे इनकी सेना में एक सेनापति था जिसका नाम था हरि सिंह नलवे।
हरि सिंह नलवे। तो इसको याद रखना, इन्होंने क्या किया था, जो हरि सिंह नलवे थे, इन्होंने अफगानों के ऊपर अटैक किया और अफगानों से पेशावर को ले लिया था, मतलब पेशावर पर अधिकार किया इस पर्सन ने, हरि सिंह नलवे के द्वारा। ठीक है, जिस कारण यहाँ पे भी एक संधि होगी 1838 में। इस संधि को कहा जाता है त्रिपक्षीय संधि। ठीक है, त्रिपक्षीय या ट्रायंगुलर, ट्रायंगुलर ट्रीटी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। किन किन के बीच में हुई थी, एक तरफ ब्रिटिशर्स होंगे, दूसरी तरफ आप लोगों के सिख होंगे, और फिर अफगान होंगे, और आप लोगों के सिख होंगे। क्योंकि तीन ही पर्सन उस टाइम फेमस थे, एक सिख थे, एक अफगान थे, और ब्रिटिशर्स थे। क्योंकि जो आप लोगों के हरि सिंह नलवे हैं, इन्होंने क्या किया था, अफगानों को भगाया था, और जिस कारण अफगानों ने इनके साथ एक डील करने की सोची, तो ये याद रखना। ओके, तो आपसे पूछा जा सकता है कि किस संधि के बाद अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार की थी सिखों ने। तो ट्रायंगुलर ट्रीटी, जो आप लोगों की त्रिपक्षीय संधि है जो आप लोगों की, उस संधि को स्वीकार करने के बाद अंग्रेज जो सॉरी सिख थे जो आप लोगों के, वो किसके अगेंस्ट आ जाते हैं, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। बस ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आप लोगों के महाराजा रणजीत सिंह जी की मृत्यु होगी, कब होगी, मैंने आप लोगों को लिखवाया था 1839 में। 1839 में इनकी मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, बस ये इतिहास है इनका। इनके बाद जितने भी इनके बच्चे आए हैं पीछे, मतलब जितने भी शासक आए हैं 1839 से लेकर 1843 तक, सब अयोग्य शासक होंगे। जिसमें एक का नाम था खड़ग सिंह, एक होंगे नौनिहाल सिंह, और एक होंगे शेर सिंह। ये सब अयोग्य शासक हैं, कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा इनसे, तो इनको पढ़ना भी नहीं है ना, आप लोगों को इनके बारे में कुछ पता चलेगा। अब क्वेश्चन आता है कि बताइए कि लास्ट रूलर कौन था पंजाब का। तो 1843 तक आप लोगों ने पढ़ लिया, तो उसके बाद लास्ट रूलर आ जाएंगे आप लोगों के। तो लास्ट रूलर कौन होंगे, एक नाबालिग होगा, एक नाबालिग पुत्र होगा महाराजा रणजीत सिंह जी का, जिनका नाम होगा महाराजा दलीप सिंह। महाराजा दलीप सिंह। कोई क्वेश्चन नहीं पूछेंगे इनके ऊपर, एक क्वेश्चन नहीं पूछेंगे कि बताइए लास्ट रूलर कौन था। तो याद रखना 1843 से 1848 तक ये पर्सन रहे थे, 5 साल की तक। इन्होंने एक युद्ध छेड़ा था जो कहलाया आप लोगों का फर्स्ट एंग्लो सिख वार। क्योंकि अधीनता तो स्वीकार कर ली थी इन्होंने अंग्रेजों की, बट फिर भी होता है ना कि नहीं, हम नहीं मानेंगे आपकी पूरी बातें, तो उसी से नाराज हुए थे ब्रिटिशर्स। तो ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। तो ब्रिटिशर्स जो आप लोगों के होंगे, और ये जो आप लोगों की वार चली थी 45, एक साल ही चली थी, 46 तक। ठीक है, ध्यान रखना इसका। ब्रिटिशर्स होंगे और आप लोगों के सिख होंगे। सिख इसमें हार जाएंगे, ब्रिटिशर्स जीत जाएंगे। तो यहाँ पे एक और संधि होगी 1846 में, ट्रीटी ऑफ लाहौर। तो ट्रीटी ऑफ लाहौर में क्या होता है आप लोगों का, ट्रीटी ऑफ लाहौर किसके बीच में हुई है, ब्रिटिशर्स के बीच में, और आप लोगों के महाराजा दलीप सिंह के बीच में हुई है। तो इसमें क्या करते हैं ये पर्सन, महाराजा दलीप सिंह में ये तय होता है कि आज से जो पंजाब का अधिकार होगा वो सिर्फ सतलुज रिवर तक होगा, सतलुज रिवर जहाँ जहाँ तक है। बट सतलुज रिवर का जो साउथ एरिया होगा, द साउथ एरिया ऑफ सतलुज रिवर, वो ब्रिटिशर्स का हो जाएगा। ये ब्रिटिशर्स का हो जाएगा। बस यहाँ से कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद फिर से प्रॉब्लम क्रिएट होती है, जो आप लोगों के बाबा दलीप सिंह है या महाराजा दलीप सिंह है, ये फिर से प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। क्योंकि इनको अच्छा नहीं लगता है कि हम तो सिख हैं, फिर क्यों हम इनकी अधीनता स्वीकार करें, क्यों इनकी हर एक बात माने। तो यहाँ पे फिर से सेकंड एंग्लो सिख वॉर होगा, जो आप लोगों का चलेगा 1849 8 से लेकर 1849 तक। ठीक है, मैंने आपको इनका टर्न कितना बताया था टाइम, 1843 से 1848 तक। क्योंकि सेकंड जो आप लोगों का एंग्लो सिख वार होगा, इसमें अधीनता स्वीकार कर लेंगे और यहाँ से इनको ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ओके, इसलिए मैंने इतना बताया है। इसके बाद क्या होगा आप लोगों के, ब्रिटिशर्स, सिख। ब्रिटिशर्स की कौन की ओर से कौन होंगे आप लोगों के, तो यहाँ पे आप लोगों के गवर्नर जनरल होंगे, जिनका नाम होगा लॉर्ड डलहौजी।
लॉर्ड डलहौजी इनको क्या कहते हैं कि बेटा बस बहुत हो गया, काफी तुमने लड़ाइयाँ लड़ी हैं, अब क्या कर ले, अधीन तो तू मेरे है ही है, तो तुझे मैं क्या कर रहा हूँ, अब पेंशनर बना रहा हूँ। तुझे ऑफर मिल रहा है, पेंशनर बनेगा, हमारे पैसे पे तू पलेगा, उस पे ही रहेगा, और उसके बाद तुझे ट्रांसफर कर रहा हूँ मैं कहाँ पे, लंदन में। और उसके बाद बाबा जी जो हैं आपके, जो महाराजा दलीप सिंह जी हैं, ये चले जाते हैं कहाँ पे, लंदन में। फिर क्या होता है 1849 में, एक घटना और घटेगी लंदन में इनके साथ। क्या घटना घटेगी, फोर्स किया जाएगा, अब ये पर्सन जो है आप लोगों के, अब उनकी अधीनता में है, उनके पैसे पे हैं, सब कुछ उनका है, जैसा वो कहेंगे करना पड़ेगा। फोर्सफुली इनसे गिफ्ट दिलवाया जाता है, किसको गिफ्ट दिलाया जाएगा, आप लोगों का कोहिनूर का डायमंड। वो किनको दिया जाएगा, वो आप लोगों की महारानी विक्टोरिया को, क्वीन विक्टोरिया। बस कहानी खत्म। यहाँ के बाद सिखों का कोई भी नामो निशान नहीं मिलेगा, क्योंकि सिख आप लोगों के स्वतंत्र कब तक थे, जब तक आप लोगों के महाराजा रणजीत सिंह थे। उसके बाद सिख आप लोगों के अधीनता में आ चुके थे पूरे ढंग से। ओके, तो ये हमने इनके बारे में पढ़ा। अब हमारा कंप्लीट होगा, और अभी हमने सब कुछ कंप्लीट कर लिया है, जो भी हमें एक्स्ट्रा चीजें पढ़नी थी। अब हम आगे पढ़ेंगे जो हमारे ब्रिटिशर्स होंगे, उसके साथ साथ हम पढ़ेंगे कांग्रेस की स्थापना कैसे हुई, उसके साथ साथ पढ़ेंगे महात्मा गांधी का युग, और उसके बाद 1947 तक भारत देश को आज़ाद करवा देंगे इसी हफ्ते में। ठीक है, तो इसी हफ्ते में आप लोगों का एक सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा मॉडर्न हिस्ट्री का। फिर इसकी जगह नेक्स्ट मंडे से नई क्लास होगी, वो देखूंगा मैं किसकी चलाएंगे फिर, हिमाचल करेंगे या आप लोगों का, क्योंकि इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी में दोनों में से एक, साइंस में हम करवा देंगे, बाकी मैं करवा दूंगा। ठीक है जी। तो अभी जो हम पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, इम्पैक्ट पढ़ेंगे ब्रिटिशर्स का, क्योंकि अब देखो पूरे भारत में औरंगजेब का राज 1707 में खत्म होने के बाद किसका आ गया था, मैंने आपसे कहा था। उसके बाद उनके जो शासक थे, अयोग्य शासक थे। उसके बाद जितने भी आप लोगों के आएंगे वो सारे ऐसे ही होंगे। और अब हम पढ़ेंगे ब्रिटिशर्स को। पूरे भारत के ऊपर अधिकार किसका है, मॉडर्न आप लोगों की जितनी एग्जाम में पूछी जा रही है फिलहाल, मैं उस लेवल पे करवा दूंगा। ठीक है, डीप लेवल में आप लोगों ने पढ़नी है, एचएस लेवल में मैंने आपसे कहा था मैं आप लोगों को एटलीस्ट 250 तक के क्वेश्चन दूंगा, जिसमें आप लोगों का एचएस तो अगर डालेंगे तब तो ठीक है, ये वाला भी हो जाएगा। ठीक है जी, इसके लेवल पे दूंगा आप लोगों को, क्योंकि जो मॉडर्न हिस्ट्री आप लोगों की ट्रेंडिंग में एचपीपीएससी डालता है, वो आप लोगों की जितनी मैं करवाऊंगा वो ही डालता है, इससे बाहर नहीं डालता है। बट फिर भी आप लोग को लगता है कि नहीं इससे नीचे भी हमने जाना है, प्री इंडिपेंडेंस भी हमने पढ़ना है, तो आप लोगों को मैं एमसीक्यूज दूंगा 250 या 200 तक, आपके प्री मेंस में ये काम आएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना आप लोगों ने। तो मॉडर्न हिस्ट्री आप लोगों की डीप जितनी हो सकती है उतनी मैं आप लोगों को करवा दूंगा। ठीक है, उसकी चिंता मत कीजिए। ओके जी। बस ये है कि जो आप लोगों का ट्रेंड चला है एग्जाम का, उसके हिसाब से आप लोगों को सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, उसकी चिंता मत करिए आप लोग। ओके देन, तो हम अब पढ़ेंगे, अब ब्रिटिशर्स पूरे भारत में आ चुके हैं, पूरा भारत आपका गुलाम हो चुका है किसका, अंग्रेजों का। मुगल हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो, सब किसके अंडर, आप लोगों के ब्रिटिशर्स के अंडर। तो ब्रिटिशर्स के आने का भारत की इकोनॉमी अर्थव्यवस्था पे क्या प्रभाव पड़ेगा, न्यूज़पेपर आप लोगों की डेवलपमेंट होंगी, ये हम पढ़ेंगे। उसके बाद सोशियो एंड रिलीजियस रिफॉर्म, हम ये तीनों चीजें अब पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। तो डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन इंडिया, भारत में शिक्षा का विकास अंडर ब्रिटिशर्स, तो ये पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो ये चीज पढ़ने के लिए आप लोगों को फिर से वापस जाना पड़ेगा। अभी हम कहाँ तक पहुंचे थे, 1848 तक। फिर वापस जाएंगे कुछ एक टाइम पीरियड में, कम से कम आप लोगों के 60-70 साल पीछे चलना पड़ेगा। तो वहां से भारत में शुरुआत होती है किसकी, आप लोगों की शिक्षा की शुरुआत। तो शिक्षा की शुरुआत होती है 1778 में। 1778 में दो पर्सन होंगे आप लोगों के, एक का नाम होगा वॉरेन हेस्टिंग, नाम आप लोगों ने सबके सुने होंगे, वॉरेन हेस्टिंग। इसके साथ होंगे एक और पर्सन जिनका नाम होगा विलियम जेम्स। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट पर्सन है, याद रखने पड़ेंगे आप लोगों को इनके नाम, विलियम जेम्स। इन दोनों के द्वारा एक सोसाइटी की स्थापना की जाती है, और ये सोसाइटी को क्या नाम दिया जाता है, इसको दिया जाता है नाम एशियाटिक सोसाइटी। देखा होगा आप लोगों ने एमसीक्यूज में काफी बार क्वेश्चन ये वाला। कब की गई थी, 1778 में। ठीक है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, ऐसे लिख लो तो ज्यादा बेटर है, दोनों चीजें याद रहेंगी। ठीक है,
और आपसे पूछा जा सकता है कि एशियाटिक सोसाइटी के बारे में बताइए कि ये क्यों फेमस थी। पहला ऑप्शन कि इसकी स्थापना वॉरेन हेस्टिंग ने की थी। दूसरा ऑप्शन वॉरेन हेस्टिंग और विलियम जेम्स ने की थी। तीसरा ऑप्शन ये सोसाइटी बंगाल में थी। फोर्थ ऑप्शन एशियाटिक सोसाइटी जो आप लोगों की थी वो इंडियन कल्चर को कंजर्वेशन देने के लिए की गई थी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो इस सोसाइटी की स्थापना की गई थी फॉर द स्टडी, दिस सोसाइटी इज फॉर कंजर्वेशन के लिए, ये नहीं होगी, कंजर्वेशन के लिए दूसरी, कंजर्वेशन ही समझ लीजिए। अगर उसकी स्टडी कर रहे हैं तो उसके बारे में हम, तो वैसे लिखना अगर आएगा तो स्टडी, स्टडी ऑफ आर्ट एंड कल्चर ऑफ इंडिया, स्टडी ऑफ हिस्टोरिकल आर्ट एंड कल्चर ऑफ इंडिया, ऐसे ही हिस्टोरिकल आर्ट एंड कल्चर ऑफ इंडिया। ठीक है, तो अभी इसके ऊपर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो इजीली आप लोगों को जितने मर्जी ऑप्शन दे देंगे तो आप लोग कर लेंगे इसके बाद। ठीक है, अब भारतीयों के लिए तो ये काम कर दिया गया आपके वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा। अब हिंदुओं के लिए कर दिया गया, मुसलमानों के लिए भी कुछ किया जाए। तो ठीक 3 साल के बाद यहाँ से निकलते हैं बाहर। 1781 में इनके द्वारा, जो आप लोगों के वॉरेन हेस्टिंग होंगे इनकी बात कर रहा हूँ, वॉरेन हेस्टिंग फाउंड या फाउंडेड अ सेमिनरी। तो सेमिनरी आप लोगों का क्या होता है, तो आप लोग जानते हैं मदरसा। तो मदरसा इसे कहा जाता है, मुसलमान जहाँ पे जाके अपनी शिक्षा ग्रहण करते हैं। ठीक है, और उसलिए उस टाइम ये इसके लिए नहीं बनाए गए थे, उस टाइम ये बनाए गए थे किसके लिए, ये बनाए गए थे फॉर द स्टडी फॉर अरबियन। क्योंकि भारत में क्या हुआ था मैं बताता हूँ, एक मिनट। अरबियन, पर्शियन, उर्दू के लिए। ठीक है, अब देखिए हमने जब एंशंट हिस्ट्री, मैंने आप लोगों को जो लेक्चर दिए थे उसमें आप लोगों ने पढ़ा भारत में किसका बोलबाला था, हिंदू धर्म का। तो हिंदू धर्म का, हिंदू धर्म होगा तो उस समय आप लोगों के हिंदू धर्म में आप लोगों का आर्ट एंड कल्चर भी होगा। उसकी स्टडी की कि इनका जो कल्चर है, हम तो मॉडर्न में जी रहे हैं, एशियंट में क्या कल्चर था, क्या आर्ट थी, मेडिवल में क्या कल्चर था, क्या आर्ट थी। ठीक है, हिंदू यहाँ पे इन्होंने कंप्लीट किए 3 साल में पढ़ के। फिर इनको याद आई कि भाई मुस्लिम भी तो आए थे, तो मुस्लिमों के बगैर हम कैसे आगे बढ़ेंगे। तो इनको पढ़ने के लिए इन्होंने एक और चीज की स्थापना कर दी, सेमिनरी की। यहाँ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की कर दी, यहाँ कहते हैं कि हम सेमिनरी की स्थापना करते हैं जहाँ पे हम स्टडी करेंगे आप लोगों के अरबी भाषा की, पर्शियन भाषा की और उर्दू भाषा की। क्योंकि आप लोगों का जो मॉडर्न मेडिएवल है आप लोगों का, वो टोटली डिपेंड ऑन योर मुस्लिम डायनेस्टी। ओके, मुगल डायनेस्टी जिसे कह सकते हैं। ठीक है जी, तो ये कहाँ पे हुई थी, ये तो मैंने लिखवाया नहीं आप लोगों को, कलकत्ता में हुई थी। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और आगे चलेंगे। 10 साल के बाद 1791 में एक और इम्पोर्टेंट घटना होगी। तो ये सब आप लोग क्या पढ़ रहे हो, भारत में शिक्षा का उदय हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, 1778 में भारत की जो स्टडी है वो स्टार्ट हो चुकी है, और उसके बाद 1781 में मुसलमानों के बारे में भी पढ़ना स्टार्ट किया। इसके बाद आप लोगों ने आगे पढ़ना स्थान करना है। ठीक है, एक पर्सन होंगे जिनका नाम होगा जोनाथन डंका, जोनाथन डंका। इनके द्वारा ही फाउंडेड संस्कृत कॉलेज ऑफ वाराणसी, संस्कृत कॉलेज ऑफ वाराणसी। तो याद रखना आप लोगों ने, वाराणसी। ठीक है, तो ये संस्कृत कॉलेज इनके द्वारा खोला गया था भारत में पहला। 1800 में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल होंगे जिनका नाम होगा लॉर्ड वेलेजली, फाउंड फोर्ट विलियम कॉलेज इन कोलकाता। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फोर्ट विलियम कॉलेज इन कोलकाता। ठीक है जी, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 1820, याद रखना, ये सिर्फ एजुकेशन पढ़ा रहा हूँ, इनके बीच में एजुकेशन के लिए कोई काम नहीं हुआ है। 1791 से 1820 साल तक, ठीक है, इनके ऊपर ही डेवलपमेंट करते रहे। तो 1820 में क्या होता है, एक पर्सन होंगे जिनका नाम होगा डेविड हायर, डेविड हेयर भी कहते हैं इनको। इन्होंने बिशप कॉलेज की स्थापना की थी। ही फाउंडेड अ बिशप कॉलेज इन कोलकाता, बिशप
कॉलेज इन कोलकाता। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है। इसके बाद 1813 में, हाँ एक और काम हुआ था आपका 1813 में, जब आप लोगों का एज पर योर चार्टर एक्ट जो आप लोगों का आया था, इसमें क्या किया गया था, 1 लाख रुपए पर एनम, हर साल, वाज सेक्शनड फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंडियन एजुकेशन। तो याद रखना आप लोगों ने, बजट में आप लोगों के इंडियन एजुकेशन के लिए 1 लाख रुपए हर साल सैंक्शन किए गए, जिससे भारत में किसका विकास हो, शिक्षा का विकास हो। ठीक है, इसके बाद आप लोगों ने भारत की शिक्षा के लिए सबसे पहला जो योगदान किया गया था वो किसने किया था, तो एक पर्सन थे जिनका नाम था लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहलाते हैं ये पर्सन, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। इनके द्वारा 1828 से 1835 ये पर्सन का कार्यकाल है। इनके द्वारा 1832 में ही एस्टेब्लिश पब्लिक एजुकेशन कमेटी, इनके द्वारा स्थापना की गई पब्लिक एजुकेशन कमेटी की। ठीक है, और इसका क्वेश्चन यही पूछा गया है कि इसके अध्यक्ष किसको बनाया था और किसने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, अध्यक्ष याद रखना आप लोगों ने, लॉर्ड मैकोले को बनाया था, लॉर्ड मैकोले। ठीक है, और उसके बाद ही आप लोगों के जो लॉर्ड मैकोले हैं, इनके द्वारा ही एक रिपोर्ट पेश की गई थी 1835 में, ठीक 3 साल के बाद। क्या था उसका नाम, मैकोलेमेंट। ठीक है, जिसका नाम क्या रखा गया था, मैकोलेमेंट। हिंदी में पूछा जाए वैसे तो मैकोलेमेंट ही आता है, बट रियल आंसर इसका है मैकोले स्मरणार्थ, स्मरणार्थ। तो ये ध्यान रखना आप लोगों ने। ठीक है, तो यहाँ से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एक बार पूछा गया था यूपीएससी के अंदर। ठीक है, 2-3 साल के बाद तो मैंने देखा नहीं है। उन्होंने इसके मैकोले मिंट में क्या था, मैं बताता हूँ आप लोगों को। मैकोले मिंट जो आप लोगों का भारत की शिक्षा है उसको डेवलप करने के लिए, तो इसके ऊपर कहा गया था फैक्ट अबाउट मैकोले मिंट। सबसे पहला क्वेश्चन ये था कि इसको भारत के पहले गवर्नर जनरल ने पास आउट, मतलब इसको पास आउट करवाया था, तो इसी के द्वारा मैकोले मिंट के लिए ही थी, क्योंकि एक एजुकेशन कमेटी थी तो उन्हीं के अंडर हुआ था ये। अध्यक्ष जिनको बनाया गया था उनका नाम बता दिया जाता है कि लॉर्ड मैकोले। थर्ड जो आपसे किया गया था कि जो मैकोले मिंट्स थी वो आप लोगों की, इन्होंने इसके बारे में ये बात कही थी कि भारत की जो शिक्षा प्रणाली है इस समय, वो लंदन की लाइब्रेरी में रखी अलमारी के तख्ते से भी कमजोर है। ठीक है, ये अलमारी होती है ना ऐसे, इसके बीच में तख्ता होता है ऐसे, जिसके ऊपर किताबें रखी जाती है। इन्होंने कहा कि भारत की शिक्षा का इतना बुरा हाल है कि लंदन की लाइब्रेरी में पड़ा एक अलमारी उसके तख्ते से भी कमजोर है इंडिया की एजुकेशन। तो ये बात इसमें कही गई थी। ठीक है, उसी में इन्होंने सबसे पहले कहा कि अगर आप भारत की एजुकेशन को थोड़ा सा सुधारना चाहते हो या जितना भी सुधारना चाहते हो, तो सबसे पहले इसमें ऐड करो किसको, इंग्लिश को। तो पूछा जा सकता है भारत में अंग्रेजी भाषा की शिक्षा में, भारतीय शिक्षा में अंग्रेजी भाषा को रखने का सुझाव किसने दिया था, मैकोले मिंट के द्वारा। और इसी में कहा गया था कि भारत के एजुकेशन में इंक्लूड कीजिए आप लोगों की इंग्लिश भाषा। ठीक है, तो 1835 में ही आप लोगों की जो इंडियन एजुकेशन में आप लोगों की इंग्लिश भाषा को क्या कर दिया गया, ऐड किया गया। ठीक है, उसके बाद आप लोगों के पर्सन आएंगे, एक जिनका नाम होगा लॉर्ड डलहौजी। काफी रिफॉर्म लाई गई है इनके द्वारा। तो लॉर्ड डलहौजी जो आप लोगों के थे वो 1848 से लेकर 1856 तक रहे थे भारत में। ठीक है, इन्होंने एक 1853 एक चार्टर एक्ट आया था। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप लोगों का जो आईसीएस है, इंडियन सिविल सर्विस है जो आप लोगों की,
ये किस एक्ट के अकॉर्डिंग चली थी या किस एक्ट के आने के बाद चली थी? तो याद रखना 1853 का जो चार्टर एक्ट है, इसी में आप लोगों की रिटर्न एग्जाम करवाए गए थे, आईसीएस के रिटर्न एग्जाम। ठीक है, उसके बाद 1854 में चार्ल्स वुड डिस्पैच आएगा। ठीक है, भारत की शिक्षा में सुधार करने के लिए चार्ल्स वुड डिस्पैच आएगा। और अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा आप लोगों का डिस्पैच है जिसे कहा जाता है मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया, तो मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम कह लीजिए, तो ये वाला ही है वो। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। इसी के अंदर आप लोगों के बने थे क्या क्या चीज? कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे यूनिवर्सिटी की स्थापना। कोलकाता, मद्रास, बॉम्बे, हाँ इसी के अंडर आप लोगों के बने थे, तो ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों का। ठीक है, तो ये कब बने थे? 1857 में बने थे। तो भारत में 3 यूनिवर्सिटी की स्थापना होती है 1857 में। तो 1857 में आप लोगों का रिवॉल्ट भी हुआ था, और उसी रिवॉल्ट के दौरान आप लोगों की भारत में बनी थी 3 यूनिवर्सिटी। एक का नाम था कलकत्ता, एक का नाम था आप लोगों का मद्रास यूनिवर्सिटी, तीसरी थी आप लोगों की बॉम्बे यूनिवर्सिटी। तो ये ध्यान रखेंगे आप लोग। इसके बाद भारतीय एजुकेशन सिस्टम में थोड़ा सा सुधार लाने के लिए एक और पर्सन होंगे, जिनका नाम होगा लॉर्ड रिपन। ठीक है, लॉर्ड रिपन आप लोगों के। लॉर्ड रिपन ने, पूछा जाता है कि लॉर्ड रिपन ने किस में सुधार किया था, किस एजुकेशन सिस्टम में? तो इन्होंने रिफॉर्म्स लाए थे प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम में। इन्होंने कहा कि भारतीयों को आप लोग जितनी मर्जी इंग्लिश पढ़ा लो, जब तक इनकी नींव सही नहीं होगी तब तक इनका कुछ नहीं हो सकता। तो इन्होंने कहा कि मैं रिफॉर्म लाऊंगा किसमें? प्राइमरी एजुकेशन में। तो प्राइमरी एजुकेशन में इन्होंने रिफॉर्म्स लाए थे। तो प्राइमरी एजुकेशन के लिए आप लोगों का कौन सा कमीशन इन्होंने बिठाया था? उस कमीशन का नाम था हंटर कमीशन। तो याद रखना, हंटर कमीशन। तो हंटर कौन थे? इनके अध्यक्ष थे। जो भी किसी कमीशन का अध्यक्ष होता है, उसी के नाम पे कमेटी का नाम रख दिया जाता है। ठीक है, तो ये पता होगा। इसके बाद आप लोगों के आएंगे वाइसराय लॉर्ड कर्जन। ठीक है, तो लॉर्ड रिपन भी वाइसराय थे। लॉर्ड कर्जन आएंगे आप लोग के इसके बाद। लॉर्ड रिपन का कार्यकाल नहीं दिखाया, 80 से लेकर 84 तक का कार्यकाल है इनका। लॉर्ड कर्जन आएंगे आप लोगों के। इनका कार्यकाल होगा 1899 से 1905। बंगाल का विभाजन सुना होगा आपने। तो लॉर्ड कर्जन आप लोगों के जो पर्सन होंगे, इन्होंने भारतीय शिक्षा के लिए क्या कार्य किया? 1902 में इनके द्वारा एक कमीशन लाया गया था। ठीक है, इसका नाम था रेले कमीशन। रेले कमीशन। तो रेले कमीशन ही आप लोगों का था, जो कमीशन आप लोगों का यूनिवर्सिटी कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। इसी ने आप लोगों का भारत में यूनिवर्सिटी में सुधार लाए थे, यूनिवर्सिटी कमीशन में सुधार लाए थे। विश्वविद्यालय आयोग के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, ठीक 2 साल के बाद भारत में स्थापना होगी किसकी? इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट की। या भारत में भी यूनिवर्सिटी बनेंगे, इनके भी कुछ एक्ट्स होंगे। तो ये बने आप लोगों के। 1904 में आप लोगों की स्थापना हुई पब्लिक सर्विस कमीशन की। तो जो आप लोग के ये स्टेट लेवल में होते हैं पब्लिक सर्विस कमीशन, इनकी स्थापना 1904 में हुई। फिर इसमें क्या कर दिया गया, जिसमें पब्लिक सर्विस कमीशन में आप लोगों की जो मिनिमम एज रखी गई थी, वो कितनी थी? पहले पहले रखी गई थी 18, अब कितनी कर दी? 21। और अभी भी इसी चीज को फॉलो किया जा रहा है। ठीक है, इसके बाद आप लोगों ने याद रखना है, ये जो पर्सन आप लोगों का था लॉर्ड कर्जन, ये थोड़ा सा आप लोगों का आर्कियोलॉजिकल में भी विश्वास करता था। तो इसी पर्सन के द्वारा 1904 में ही कृषि आयोग व पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई। ठीक है, जो आप लोगों की कृषि हो गया, फार्मिंग कमीशन, और आप लोगों का पुरातत्व विभाग जो आप लोग का आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है। और कृषि आप लोगों की जो होती है कृषि विभाग, एग्रीकल्चर विभाग जो आप लोगों का होगा। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने याद रखना है 1970 का समय, 1917 का, तब आप लोगों का आता है सैंडलर कमीशन। SANDLER,
सैंडलर कमीशन। तो सैंडलर कमीशन में आप लोगों के जो चेयरमैन होंगे उनका नाम होगा माइकल सैंडलर। माइकल सैंडलर। बट इसमें याद रखना कि सैंडलर कमीशन में आप लोगों के दो भारतीय भी होंगे। इसमें एक का नाम होगा आशुतोष मुखर्जी और दूसरों का नाम होगा डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद। पूछे गए हैं इनके नाम, तो याद रखिए इनके। ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा, इनका जो आप लोगों का सैंडलर कमीशन था ये कहता है कि ये जो यूनिवर्सिटी आप लोग क्रिएट कर रहे हो वो एक ही जगह पे कर रहे हो, ऐसा नहीं होगा। यूनिवर्सिटी जो आप लोग की अब होगी वो प्रोविजन वाइज होगी, मतलब कि प्रत्येक प्रांत में आप लोग की एक एक यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी। ठीक है, देयर विल बी ए प्रोविजन यूनिवर्सिटी इन एवरी प्रोविजन। ठीक है, हर एक प्रांत में एक यूनिवर्सिटी का गठन किया जाना चाहिए। ठीक है, इन्हीं के रिकमेंडेशन से आप लोगों की बनी थी एक यूनिवर्सिटी, कुछ बनी थी 1900 आप लोगों की 17 में, जैसे आप लोगों ने याद रखना है। मैसूर यूनिवर्सिटी हो गई, पटना यूनिवर्सिटी हो गई, दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गई, ये बनी आप लोगों की। और एक आप लोगों की नागपुर यूनिवर्सिटी, हाँ ये भी साथ ही बनी थी। तो ये बनी थी 1917 में। ठीक है, इसके बाद आप लोगों की हैदराबाद, ढाका, पटना बता दी मैंने आप लोगों को, और कौन सी होगी, हम्म, लखनऊ यूनिवर्सिटी, और आप लोगों की अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, इनको याद रखना। बट इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए बनारस यूनिवर्सिटी। बनारस यूनिवर्सिटी आप लोगों की 1916 से 17 के बीच में बनी थी, और इसमें जो रोल प्ले किया था पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा। ठीक है, और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी होगी, वो पूछा गया है एक आध बार क्वेश्चन, तो 1920 में। ठीक है, तो भारत में जो शिक्षा का आप लोगों का वो हुआ था विकास, वो इसी का कार्यकाल में होगा। तो कल हम इसके आगे का पढ़ेंगे, और इसके बाद में आप लोगों को और एक और चीज याद रखना, इसी इसी सैंडलर कमीशन के रिकमेंडेशन पे यूपी बोर्ड की भी स्थापना हुई, यूपी बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, ये याद रख लेना। ठीक है, तो कल पढ़ते हैं आगे का, फिर चलेंगे पढ़ना स्टार्ट। कल से इंडियन नेशनल मूवमेंट स्टार्ट होंगे हमारे 1885 से 1905, 1905 से 1919, और 1919 से 1948 तक का कल टाइम पीरियड होगा। ठीक है, कल की क्लास में मिलते हैं और इवनिंग की क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।